हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। कल के वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू के एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट किया था। आज हम मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू को देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को। तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने देखा था कि जो सरफेस, ब्रॉड सरफेस है बॉडी का, जो हॉलो सरफेस है, ठीक, जो कि बाहरी इन्वायरमेंट से लगा हुआ है, वो आपके एपिथेलियल टिश्यू होंगे वहाँ पर। ठीक, जैसे आपका स्किन, बॉडी के ऊपर स्किन है और स्किन जो है ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, तो ब्रॉड स्पेस पे पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं कि ये लाइनिंग करते हैं, बॉडी की कवरिंग करते हैं। बाहर से कवर किया है स्किन तो वो एपिथेलियल टिश्यू हो गए, और अंदर से जो बॉडी कैविटी है, जो बॉडी का अंदर से जो लाइनिंग है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, तो ब्रॉड स्पेस पे ये पाए जाते हैं, ये लाइनिंग और कवरिंग का काम करते हैं। ठीक, और एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में रखा गया, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है ये क्या है आपका, ये सिंगल लेयर का होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, जो बॉडी की कैविटी है, बॉडी कैविटी मैंने बताया था कि ये आपका बॉडी हो गया पूरा ह्यूमन बॉडी। ठीक, सपोज कीजिए, और ये यहाँ से पूरे यहाँ इतने जो मैंने ये जो स्पेस बनाया है, इसमें सपोज कीजिए कि पूरे ऑर्गन्स हैं। ठीक, लीवर हो गया आपका, यहाँ पे इधर आपका स्टमक हो गया, पूरे सपोज कीजिए पूरे ऑर्गन्स में भरे हुए। तो ये जो यहाँ पर जो ये हॉलो स्पेस है, ये जो कैविटी है, तो यहाँ पर भी, इस वॉल पे भी और इसके इस वॉल पे भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे। तो एपिथेलियल में कौन सा, सिंपल एपिथेलियम होगा यहाँ पे। ठीक, तो बॉडी कैविटी की बात की जा रही है, जो बड़े बड़े डक्ट हैं, जो ट्यूब हैं, ठीक, तो वहाँ पर सिंपल एपिथेलियम होगा। कंपाउंड एपिथेलियम ये क्या होता है, ये आपका मल्टी लेयर होता है, 2 और मोर लेयर का होता है। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का है, कंपाउंड एपिथेलियम 2 और मोर लेयर का है। ठीक, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्टिव होता है। जैसे कि आपके स्किन पे हो गया, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, आपकी बकल कैविटी हो गई, वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। तो ये, और पेनक्रियास, वहाँ पे भी आपका प्रोटेक्शन है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर कंपाउंड टिश्यू पाए जाएंगे, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाएंगे। अब जो आपका सिंपल एपिथेलियम है, ये 3 टाइप का होता है, स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है। इसके साइज के बेसिस पे इसे 3 पार्ट में रखा गया है, सिंपल, स्क्वैमस एंड कॉलमनर। आप देख लीजिए एक बार, फटाफट देख लेते हैं। जो ए है ये स्क्वैमस है। आप देखिए किस तरीके से पूरा फ्लैटेंड और सिंगल लेयर का एक टिश्यू है ये। ठीक, क्यूबॉइडल में देखिए क्यूब लाइक ये सेल्स हैं जो मिल करके टिश्यू बनाए हैं। और ये हो गया जो रॉड लाइक है कॉलमनर, ये आपके कॉलमनर एपिथेलियम। और यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर जब फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा, देखिए ये सब सीलिया हैं। ठीक, तो जब कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा तो उसे सीलिएटेड कॉलमनर शेल बियरिंग सीलिया, मतलब सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोला जाएगा। ठीक, तो ये हो गए आपके सिंपल एपिथेलियम। अब आगे देखते हैं। बाकी कल के वीडियो में मैंने काफ़ी इसे डीप में पढ़ा है, तो उसके लिए अब आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम इसे रिवाइज कर लेंगे ताकि आगे का हमें आसानी से समझ में आ जाए। वन मिनट। और ये जंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि मैंने बताया कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम आपका स्किन हो गया, ठीक, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपका कंपाउंड एपिथेलियम है। बकल कैविटी मैंने कहा, फेरिंग्स भी बताया। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, उसके डक्ट जो है सलाइवरी ग्लैंड के, वो आपका कंपाउंड एपिथेलियम का है। और पैनक्रिएटिक डक्ट जो है ये भी आपका कंपाउंड एपिथेलियम का पूरा, इस पे लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है। ठीक, जंक्शन मैंने बताया था कि 3 टाइप के जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन होता है, एडहेरिंग जंक्शन होता है, और गैप जंक्शन होता है। ठीक, तो जंक्शन कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पर कोई मटेरियल, किसी आयन का जब ट्रांसफ़र होता है, ठीक, तो वहाँ पर जंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कि सपोज़ कीजिए कि जहाँ पर किसी आयन का, किसी मटेरियल का अगर ट्रांसफ़र होना है, तो वहाँ पे गैप होना चाहिए, जो लेयर होनी चाहिए सेल की, वो काफ़ी पतली होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, ताकि चीज़ें आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। तो वहाँ पे गैप जंक्शन होगा आपका।
टाइट जंक्शन क्या है कि जहाँ पर किसी चीज़ का ट्रांसफ़र रोका जा रहा है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ना हो पाए, तो वहाँ पर टाइट जंक्शन होंगे। जो सेल होंगे वो काफ़ी टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ पे टाइट जंक्शन होगा। एडहियरिंग जंक्शन क्या करता है कि सेल को ये सीमेंटिंग करने का काम करता है कि एक सेल दूसरे सेल से एकदम अच्छे से वो अटैच रहे, जुड़ा रहे, ठीक। तो आपका एडहियरिंग जंक्शन हो गया। अब हम आगे देखते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हमने देखा था कि 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। क्या क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? एरियोलर टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू है, ठीक। तो एरियोलर टिश्यू कहाँ पे पाया जा रहा है? ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं एरियोलर टिश्यू, ठीक। आप सपोज कीजिए जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब समझिए कि काफ़ी कनेक्शन है, एक सेल का दूसरे सेल से एकदम वो कनेक्टेड है। तो जब ये कह रहा है कि स्किन के नीचे पाया जाता है, तो आप सोचिए आपके हाथों को कोई खींचे, स्किन को कोई खींचे, ठीक। तो वो स्किन क्या होता है? ऐसा तो नहीं खींचने से वो आपके हाथ में आ जाएगा, आप किसी की स्किन को खींचोगे वो रहेगा वहीं पे, लेकिन सेल वहाँ पे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं कि वो मतलब इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं कि उनमें खिंचाव हो रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि आपके हाथों में आ जा रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या है कि स्किन के नीचे आपके एरियोलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं कि ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, फैट कंटेंट होता है इसमें, ठीक। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट हो जाता है, उसका यूज़ नहीं होता है, तो वो फैट इन एडिपोज टिश्यूज़ में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो एनिमल्स में बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसे 2 पार्ट में रखा गया, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे इसे डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर बोल दिया गया है। अब आगे देखते हैं, कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, ये सब आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ठीक। हमने 3 टाइप के देखे थे ना कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो कार्टिलेज, बोन, ब्लड ये आपकी स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू, जिस पे आज हमें बढ़िया से समझना है, देखना है मस्कुलर टिश्यू क्या है। तो देखिए, मस्कुलर टिश्यू हम जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है आपका मस्कुलर टिश्यू, मैं लिखती हूँ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी, दूसरा होता है इनवॉलंटरी, ठीक। मस्कुलर टिश्यू 2 टाइप के, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ हमारे कमांड में हो, जिनका मूवमेंट हमारे कमांड में हो। मस्कुलर टिश्यूज़ में तो कमांड मतलब मूवमेंट होता है, ये हम जानते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? सबसे पहली बात, एक पॉइंट कि मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये मीजोडर्मल इनकी ओरिजिन होती है। 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये इनकी ओरिजिन मीजोडर्म लेयर से होती है, और मस्कुलर टिश्यूज़ में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, ठीक। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो हमारे कमांड पे काम करे, जिनका काम करना हमारे अंदर हो, मतलब हम जब चाहें तभी हमारा हाथ ऊपर उठे, हम जब चाहे तभी हम झुके, हम जब चाहे तभी हम 2 स्टेप आगे बढ़ें, पीछे जाएं। तो ये क्या है? ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कमांड में है, ठीक। तो ये वॉलंटरी मसल हो गए। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे कमांड में ना हो, जैसे कि हमारा हार्ट जो है इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं फिर रिलैक्स हो रहे हैं, तो क्या ये हमारे कमांड में है? ये हमारे कमांड में नहीं है, ठीक। तो ये, और जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है कि फूड हम लेते हैं, फूड पास होता है ट्यूब में, तो ट्यूब में जो फूड पास होता है किस तरीके से मूवमेंट होता है? इस तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये मूवमेंट क्या हमारे कंट्रोल में? हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो हमारे चाहने पे काम ना हो, वो इनवॉलंटरी। लो मैंने डिलीट कर दिया, चलो ये अच्छा फिर से बनाते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू 2 टाइप के, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो हमारे कमांड पे काम करे, इनवॉलंटरी जो हमारे कमांड में ना हो। अब वॉलंटरी वाले को देखते हैं। आप देखिए कि कौन सा बॉडी पार्ट आप जब चाहते हैं तभी वो काम करता है। सबसे टॉप से शुरू करते हैं, तो आपकी आंखें जब झपकती हैं, आई ब्लिंकिंग होता है, ठीक। तो वो हो गया आपका एक आई ब्लिंकिंग, ठीक। आपके लिम्स मतलब आपके हाथ और पैर जब आप चाहते हैं तभी आप उसे हिलाते हैं, ठीक। आपके लिम्स हो गए। अब अगर देखें कि एब्डोमेन, ठीक,
एब्डोमेन। अब आप सोचोगे कि एब्डोमेन कैसे मैम कह रही हैं। देखिए, एब्डोमेन में जो मूवमेंट होता है वो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एब्डोमेन में मूवमेंट होगा। आपने बाबा रामदेव को देखा होगा कि वो जब कपालभाति करते हैं तो उनका आपने स्टमक देखा किस तरीके से उसमें मूवमेंट होता है। तो वो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद किया जाता है, तो वो नॉर्मली आलसी लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उसमें भी मूवमेंट होता है, ये भी आपका वॉलंटरी है। तो इतनी चीज़ें। और क्या है, हाँ, आपका टंग है, आप जब चाहते हैं तो आपके टंग में मूवमेंट होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें वॉलंटरी हैं। आप खुद इन सब चीज़ों को सोच समझ सकते हैं कि हाँ, जब हम चाह रहे तभी ये सब जो मसल्स हैं इनमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है, स्केलेटल मसल है। ठीक, आपका मतलब स्केलेटल मतलब आपका, मैंने कल बताया था कि जो फ्रेम है, पूरा बॉडी जो कवर है आपकी बॉडी की, जो पूरा फ्रेमिंग दे रहा है, बोन बोन आपकी पूरे बॉडी को फ्रेमिंग दे रहा है। तो बोन क्या है, आप हाथों के जो बोन है, पैरों के जो बोन है, आप इन्हें जब चाहते हैं तब आप इसे मूव करते हैं। तो इसमें जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल हैं। तो स्केलेटल मसल आपके वॉलंटरी मसल हैं। ठीक, अभी मैं थियरी क्यों नहीं बता रही हूँ, जब आप इस छोटी सी कहानी को जो अभी मैं बता रही हूँ आप समझ लेंगे तो आपको वो चीज़ समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद वो चीज़ तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया तो वो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। ठीक, तो स्केलेटल मसल क्या है, ये एक वॉलंटरी मसल है। ठीक, क्यों, क्योंकि स्केलेटल मसल में हम जब चाहते हैं तब मूवमेंट होता है। तो मसल जो टिश्यू है ये 3 टाइप का, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है। तो जिसमें आपका स्केलेटल मसल एक वॉलंटरी मसल है, बाकी के 2 आपका स्मूथ एंड कार्डियक मसल ये आपके इनवॉलंटरी मसल हैं। ठीक, क्योंकि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का कमांड आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये अपने से ही काम करते हैं। आपका हार्ट जो है, हार्ट बीट, ठीक, क्या आप जब चाहोगे तब आप बढ़ा लोगे, नहीं। ठीक, आप मतलब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, वो तो खुद हो रहा है ना, कि हम सोच के तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, और स्मूथ मसल में क्या हो रहा है कि जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड पास हो रहा है, उसमें जो मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट मैंने बताया ये सब, तो ये स्मूथ मसल में जो मूवमेंट हो रहा है तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब क्या है, इनवॉलंटरी है। ठीक, ये चीज़ हमने ब्रॉड फॉर्म में देख ली कि वॉलंटरी क्या है, इनवॉलंटरी क्या है। अब हम देखते हैं एक और चीज़ को जो कि हमें अभी समझना है थियरी पढ़ने से पहले। तो मसल में हम जानते हैं कि स्टिमुलेशन होता है। जब हमें अपने हाथ को उठाना होता है तो हम सोचते हैं कि अभी हमें अपने हाथ को उठाना है, आप सपोज कीजिएगा, तो मैसेज जो है ये न्यूरॉन्स के पास जाता है, और न्यूरॉन्स जो है, अभी मैं बनाती हूँ न्यूरॉन्स को, हो सकता है बहुत अच्छा मुझसे ना बने लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए ये पार्ट जो है ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, और ये क्या है, ये आपका न्यूरॉन्स है। ठीक, अच्छा तो नहीं बना लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, न्यूरॉन्स वाला कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, आपका न्यूरल टिश्यू है, जिसमें आपका ऊपर वाला पार्ट जो है ये है डेंड्राइट्स होते हैं, बीच वाला जो पिलर लाइक है ये एक्सॉन है, और नीचे वाला जो है ये न्यूरॉन है। ठीक, तो न्यूरॉन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को रिलीज करता है। ठीक, ये आप समझिए, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका मसल, फिर आपका मसल रिलैक्स होता है, तो कैसे होता है मैं ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक, कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो वो कैसे होता है। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन एक न्यूरोट्रांसमीटर ये केमिकल रिलीज करेगा। ठीक, तो न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब जब न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है तो ये कहाँ पे जाएगा, आप ये देखिए, काफ़ी बड़ा मैंने बना दिया। 1 मिनट थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। वन मिनट, हाँ, तो ये हो गए सेल, इसे पूरा डिलीट करते हैं।
आपका ये एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स और ये न्यूरॉन। ठीक, न्यूरॉन से क्या रिलीज हुआ? न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज हुआ। ऐसे सपोज कर कीजिए कि न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को रिलीज़ किया और ये हो गया आपका मसल का सेल। ये एक सेल है। मसल के जो सेल होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, जिन्हें मायोफाइब्रिल बोला जाता है। अभी हम देखेंगे जो मसल की सेल होती हैं उसे मायोफाइब्रिल बोला जाता है, क्योंकि ये फाइबर से बने होते हैं। ठीक, ये फाइबर लाइक होते हैं और ये अपने मोटाई के कंपेयरिंग में ये काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं ना। तो ये आपका एक मसल सेल हो गया और ये जो मसल सेल है ये मसल सेल है, मसल सेल। ठीक, मसल सेल पे रिसेप्टर होते हैं। ठीक, ये रिसेप्टर्स हैं जो मैं अभी बना रही हूँ, ये रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर क्या करेंगे? इस न्यूरोट्रांसमीटर को टेक करेंगे, इसे ले लेंगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैसेज पहुँचता है न्यूरॉन्स के पास, तुरंत न्यूरॉन्स जो हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को रिलीज़ करते हैं और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज़ होता है ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इस न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ जाते हैं। ठीक, रिसेप्टर जो है न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ जाते हैं और जैसे ही रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ता है तुरंत वैसे ही जो सेल के बाहर सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। ठीक, सेल के बाहर सोडियम आयन प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर कैल्शियम होता है। ठीक, सेल के अंदर कैल्शियम होता है। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जुड़ेगा तुरंत कैल्शियम आयन जो है ये सेल के अंदर आ जाएगा। कैल्शियम आयन सोडियम आयन Na+ सेल के अंदर आ जाएगा और जैसे ही Na+ सेल के अंदर आता है तुरंत कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज होगा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन होते हैं। तो कैल्शियम आयन रिलीज तब होते हैं जब सोडियम आयन सेल के अंदर इंटर करता है। ठीक, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4 स्टेप में होता है और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा तुरंत आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक, तो एक बार मैं फिर से इसे रिपीट करती हूँ कि जैसे ही मैसेज न्यूरॉन्स के पास पहुंचता है न्यूरॉन्स जो हैं तुरंत पहला स्टेप में क्या करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को रिलीज़ करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो हैं ये रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जुड़ जाएंगे और उसके बाद जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जुड़ता है तुरंत सेल मेम्ब्रेन में सोडियम आयन इंटर करता है। तो जो सोडियम आयन सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करता है इस प्रोसेस को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। ये आप याद कीजिएगा, सोडियम आयन का सेल के अंदर इंटर करना डीपोलराइजेशन बोला जाता है। ठीक, जिसे एक्साइटेशन भी बोला जाता है। एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन बोला जाता है। थोड़ा डायग्राम कम क्लियर है और मैं लिख थोड़ा सा कम क्लियर पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं समझा रही हूँ। ठीक, समझने में कमी नहीं होगी आई थिंक। तो सोडियम आयन का सेल वॉल के अंदर इंटर करना डीपोलराइजेशन बोला जाता है या फिर एक्साइटेशन बोला जाएगा। और जैसे ही सोडियम आयन सेल वॉल के अंदर इंटर करेगा तुरंत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के बाहर कैल्शियम आयन रिलीज होगा और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होता है तुरंत आपका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो इसे एक बार मैं इरेज करती हूँ, बस प्रोसेस का नाम लिखती हूँ कि पहले प्रोसेस में क्या होगा आपका न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से रिलीज होगा। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, रिसेप्टर जो हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ जाते हैं। तीसरे प्रोसेस में क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा या एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन होगा। ठीक, एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन क्या है कि सोडियम आयन का सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाना, सेल के अंदर आ जाना। जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमेशा सोडियम आयन के लिए परमेबल नहीं होता कि जब चाहो तब सोडियम आयन सेल के अंदर इंटर कर जाए। नहीं, जब रिसेप्टर इस न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ेगा तभी सोडियम आयन सेल के अंदर इंटर करेगा। अदरवाइज सोडियम आयन कितना भी कोशिश कर ले वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, ना ही कैल्शियम आयन सेल के बाहर जाएगा और ना ही पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाएगा। जब रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ेगा तभी सोडियम आयन सेल के अंदर आएंगे, जिसे डीपोलराइजेशन या एक्साइटेशन बोला जाता है। चौथा स्टेप क्या है कि कैल्शियम आयन का
रिलीज होना और कैल्शियम आयन के रिलीज होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि मसल तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मसल तो सिकुड़ गया, लेकिन अब मसल रिलैक्स कैसे होगा, ठीक। तो जस्ट इसी प्रोसेस को आप उल्टा कीजिए कि अभी तो आपने सोचा कि आपको अपने बोन को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपका बोन कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन सब प्रोसेस के थ्रू, लेकिन अब जब आपके बोन को रिलैक्स होना है तो कैसे होगा, तो मैसेज तुरंत न्यूरॉन्स के पास जाएगा और न्यूरॉन्स जो है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को अभी तक रिलीज़ कर रहे थे वो इसे तुरंत रिलीज़ करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब बोन को रिलैक्स होना है। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होना बंद हो जाता है तो वैसे ही जो रिसेप्टर है वो इसे एक्सेप्ट करना भी बंद कर देंगे और सोडियम आयन का सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर होना भी बंद हो जाएगा और कैल्शियम आयन का रिलीज़ होना भी बंद हो जाएगा और आपका बोन कॉन्ट्रैक्ट होना भी बंद हो जाएगा और फिर आपका बोन जो है वो रिलैक्स फेज में हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये स्टेप क्या है, किन किन प्रोसेस के थ्रू आपका बोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। अब हम देखते हैं इस थ्योरी पार्ट को। जब आप इतना समझ लिए हैं तब आपको ये थ्योरी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके लिए देखिए थ्योरी समझना कितना आसान हो जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि जो मसल के टिश्यूज़ होते हैं, जो मसल के जो सेल होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये फाइबर होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर होते हैं। मतलब कहने कहा कि काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। इनकी चौड़ाई कम होती है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। इनका जो अरेंजमेंट होता है ये पैरेलल अरेंजमेंट होता है कि ये इस तरीके से ये पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक। और जो ये सेल होते हैं ये एक सेल है, ठीक। ये एक सेल है जो कि फाइब्रिल बोला जाता है, मायोफाइब्रिल बोला जाता है इस सेल को, ठीक। ये फाइबर के बने होते हैं जिसे मायोफाइब्रिल बोला जाता है। अब क्या है कि मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। ये तो हमने काफ़ी बढ़िया से देखा कि स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में मसल फाइबर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे, रिलैक्स जब होंगे तो ये लंबे हो जाएंगे, फिर से अपने पहले वाले फेज़ में आ जाएंगे। अब क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है ये सब क्या होता है, जो मसल टिश्यू होते हैं इनकी वजह से होता है। ये तो हमने सबसे पहले ही देखा, इसको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी जानी मानी चीज़ है। अब क्या है कि जो मसल टिश्यू है 3 टाइप के हैं, स्केलेटल मसल है, आपका स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं पेंसिल की साइज़ को, 1 मिनट। हाँ, ठीक। तो मसल टिश्यू 3 टाइप के हैं, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है। तो स्केलेटल मसल को हमने काफ़ी बढ़िया से देखा, इवन सभी मसल को हमने देख लिया है, अब बस हमें पढ़ना है, ठीक। तो स्केलेटल मसल को हमने देखा कि ये क्या होते हैं कि हमारे बोन से अटैच होते हैं, ठीक है। देखिए क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन। स्केलेटल मसल हमारे बोन से क्लोजली अटैच होते हैं, जैसे कि बाइसेप्स हो गया, ये आपका स्ट्रिएटेड पैरेलल यहाँ पे फैशन होता है, 1 मिनट। स्ट्रिएटेड, हाँ ये स्ट्रिएटेड मसल होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, बंडल फॉर्म में होते हैं। जो सेल होते हैं ये ऐसे एक दूसरे से बंडल की तरह लगे होते हैं, ठीक। तो आपके बाइसेप्स में जो स्ट्रिएशन होता है ये आपके मसल टिश्यू हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तीनों जो मसल टिश्यू हैं इन सबको दिया गया है। पहला क्या है, स्केलेटल मसल है, दूसरा है स्मूथ और तीसरा जो है ये कार्डियक मसल है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो पहला स्केलेटल मसल है जिसे स्ट्रिएटेड मसल भी बोला जाता है। स्ट्रिएटेड क्यों बोला जाता है कि इसमें स्ट्रिएशन पाया जाता है, दैट्स वाई इसे स्ट्रिएटेड मसल बोला जाता है। स्ट्रिएशन मतलब कि बार बार सिकुड़ रहा है, बार बार ये फिर से रिलैक्स हो जा रहा है, इसमें स्ट्रिएशन हो रहा है, इसलिए इसे स्ट्रिएटेड मसल बोला जाता है। बाकी के जो मसल हैं, मसल टिश्यू है, उसमें इतना स्ट्रेशन नहीं होता है। अभी उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, अभी पहले को देखते हैं। तो आप जो ये डॉट डॉट देख रहे हैं स्ट्रेटेड मसल में, यहाँ पे कि कुछ इस तरीके के डॉट डॉट हैं और कुछ इस तरीके के डॉट डॉट हैं। तो ये क्या है, इन्हें बैंड बोला जाता है, ठीक। लाइट बैंड और डार्क बैंड, 2 टाइप के बैंड होते हैं, एक डार्क बैंड होता है, दूसरा लाइट बैंड होता है, ठीक। और ये जो स्केलेटल मसल होते हैं या स्ट्रेटेड मसल होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सॉरी यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ये तो गलती हो गई, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं।
ये क्या होते हैं, आप सिनोसिटिक जानते हैं कि जब एक सेल में ढेर सारा न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसे सिनोसिटिक बोला जाता है। लेकिन आप सपोज कीजिए कि जब ढेर सारे सेल मिल करके एक सेल बनाएं और हर सेल का अपना अपना न्यूक्लियस जुड़ करके पूरा मतलब एक न्यूक्लियस हो जाए, जुड़ करके नहीं मतलब एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाए, ठीक, तो वो आपका सिनसाइशियम बोला जाता है। सिनसाइशियम, उस फेज को सिनसाइशियम बोला जाता है, सिनसाइशियम बोला जाता है, ठीक। इसे सिनसाइशियम बोला जाता है कि जब ढेर सारे सेल मिल करके एक सेल बनाए और हर सेल का अपना अपना न्यूक्लियस हो जिससे कि एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाए, तो उसे सिनसाइशियम बोला जाता है। और ये सिनसाइशियम आपके स्ट्रिएटेड मसल में पाया जाता है, ठीक। तो ये आपके कैसे हो गए, ये अनब्रांच्ड होते हैं, सिनसाइशियम होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक। सिनोसिटिक अलग चीज़ है और सिनसाइशियम अलग चीज़ है, मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक। और ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस देखिए किस तरीके से ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, ये चीज़ हो गया आपका। तो ये क्या हुआ, ये आपकी स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल हो गए। स्मूथ मसल देखिए किस तरीके से टैपरिंग है, दोनों एंड पे एकदम चिपटे चिपटे हैं, ठीक। और कार्डियक मसल क्या है, कार्डियक मसल का डायरेक्ट जो मतलब होता है कि आपके हार्ट से होता है, ठीक। कार्डियक मसल का मतलब आपका हार्ट से होता है और हम जानते हैं कि हमारे हार्ट में भी मूवमेंट होता है, ठीक। हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो लेकिन उसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे कमांड में नहीं होता है, लेकिन उसमें स्ट्रिएशन तो हो रहा है ना। तो जो कार्डियक मसल होते हैं, टिश्यू, जो कार्डियक मसल के जो टिश्यू होते हैं उनमें भी स्ट्रिएशन पाया जाता है, लेकिन वो देखिए स्ट्रिएशन दोनों में है, स्केलेटल में भी है और कार्डियक में भी है। कार्डियक में जो स्ट्रिएशन पाया जा रहा है वो हमारे कमांड में नहीं है, लेकिन स्केलेटल मसल में जो स्ट्रिएशन है वो हमारे कमांड में है, दैट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। तो कार्डियक मसल क्या है, ये इनवॉलंटरी है, इसमें जो स्ट्रिएशन है वो हमारे कमांड में नहीं है। कार्डियक मसल क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, देखिए किस तरीके से इनमें ब्रांचिंग है, तो ये ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेड मसल है ये अनब्रांच्ड है, ठीक। और कार्डियक मसल में जो जंक्शन होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लिखा गया है कि जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, तो कार्डियक मसल में जो जंक्शन होता है ये आपका टाइट जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन होता है, ठीक। कार्डियक मसल का जंक्शन टाइट जंक्शन होता है कि यहाँ पर टाइट जंक्शन मत क्यों पाया जाता है कि जो ट्रांसफ़र है उसे रोकने के लिए टाइट जंक्शन पाया जाता है, ठीक। तो ये हमने देख लिया, स्केलेटल मसल देखा, स्मूथ मसल देखा, कार्डियक मसल देखा। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। स्मूथ मसल क्या है, स्मूथ मसल दोनों एंड पे टैपरिंग होती है, ये हमने देखा, ठीक। इनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं होता है। कार्डियक मसल में स्ट्रिएशन है लेकिन वो हमारे कमांड में नहीं है, और स्केलेटल मसल में जो स्ट्रिएशन है वो हमारे कमांड में है, लेकिन स्मूथ मसल में कोई स्ट्रिएशन नहीं है, ये हमें याद रखना है। और स्मूथ मसल में क्या होता है कि सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, ठीक। इनमें क्या होता है, सेल जंक्शन पाए जाते हैं जिससे ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टिव शीथ होती है, ठीक। और क्या है कि जो ये स्मूथ मसल ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक। कि ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन ये स्मूथ मसल है, इनमें भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, इनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है स्मूथ मसल कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ब्लड वेसल में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में, और इनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं होता है। और आगे देखते हैं कि क्या है, ये इनवॉलंटरी होते हैं, ये तो हमने बढ़िया से समझ लिया इनवॉलंटरी क्यों होते हैं। और इनमें कोई वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें हम खींच नहीं सकते, इनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये भी हमने समझा। अब कार्डियक मसल को देखते हैं। कार्डियक मसल ये बस आपके हार्ट में पाए जाते हैं, प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट, ठीक, ओनली इन दी हार्ट, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि कार्डियक मसल बस आपके हार्ट में पाए जाते हैं। इनमें जो सेल का जंक्शन होता है वो हमने देखा कि टाइट जंक्शन होता है, ठीक। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस जो सेल्स होते हैं इसमें ये क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हर सेल का ये काफ़ी टाइटली एक दूसरे से जुड़ा होता है कि किसी चीज़ का, किसी मटेरियल का वहाँ पर ट्रांसफ़र ना हो पाए, ठीक। कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर,
ये भी हमने देखा। एंड क्या लिखा है कि सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, दैट इज वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर्स आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। कि जब एक सेल को सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो वो सिग्नल वो दूसरे सेल को भेजता है, फिर दूसरे से तीसरे सेल में ये जो सिग्नल है ये ट्रांसफ़र होता रहता है, फिर फाइनली आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर सिग्नल जाएगा उससे रिलैक्स होने के लिए, तो फिर आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए आपके तीनों मसल। अब हम देखते हैं न्यूरल टिश्यू को। न्यूरल टिश्यू बहुत आसान है, जिसे हमने सबसे पहले ही देखा कि न्यूरल टिश्यू क्या है। इसमें 3 पार्ट होते हैं आपके मेनली। डेंड्राइट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखा है, लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में नहीं आएगी इस डायग्राम में। डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है बीच वाला, डेंड्राइट सबसे ऊपर पोर्शन हो गया, फिर आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके थ्योरी को कि न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी। ठीक, तो हमारे बॉडी पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल यही करते हैं, जो चेंज होता है हमारे कंडीशन में, हम चल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रहा है, चेंज हो रहा है आपके पोजीशन में कुछ भी, तो वो आपके न्यूरल टिश्यू की वजह से हो रहा है, वो सिग्नल्स भेज रहे हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से मूवमेंट होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। अब देखते हैं व्हेन अ न्यूरॉन इज suitably stimulated an electrical disturbance is generated which swiftly travel along its plasma। तो जब कोई न्यूरॉन जो है उसमें स्टिमुलेशन पाया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस लिखा है मतलब क्या, कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, रिसेप्टर से जाकर के जुड़ रहे हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इसे बोला गया। ठीक, तो ये वही प्रोसेस को यहाँ पे बता रहा है। आप ऐसे समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैंने अभी आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, आपको समझा दिया, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्या है, कि न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना, रिसेप्टर से जुड़ना, ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है। सिग्नल पहुँचा तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट हुए वहाँ पे। ठीक, फिर सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं, अब क्या होगा। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग। न्यूरॉन्स एंडिंग मतलब न्यूरॉन एंडिंग पे, जहाँ से मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, ये एंडिंग वाला पार्ट था। ठीक, न्यूरॉन का एंडिंग ये पार्ट जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक, और आउटपुट जोन, ठीक, सबसे बाहर वाला, ट्रिगर्स इवेंट दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन। ठीक, एक तो क्या हो रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब यहाँ पे रिलीज भी हो रहा है, ठीक, जो कि इलेक्ट्रिकल जिसे डिस्टर्बेंस बोला गया। दूसरा, ये इसे इनहिबिट भी करते हैं, इस प्रोसेस में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर देते हैं, इसे रोकते भी हैं। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तो एक्साइटेशन हो रहा है कि डीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसे एक्साइटेशन, जिसे डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, कि सोडियम आयन अंदर सेल वॉल के अंदर जो है, सेल के अंदर इंटर कर रहा है थ्रू दी सेल वॉल। ठीक, तो एक तो वो चीज़ हो रहा है। दूसरा, ये इसे इनहिबिट भी करते हैं, इसे रोकते भी हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर कई बार उल्टा काम भी करने लगते हैं। ठीक, अब क्या है, वही चीज़ है, पूरा ये हमने समझ लिया। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। अगर जो चीज़ मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई, अगर ये ना बताते तो ये चीज़ ना समझ में आती। भले ही ये थोड़ा सा है, लेकिन बिना उस चीज़ को समझे, उस प्रोसेस को समझे, ये चीज़ समझना काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल ही क्या, नामुमकिन है। नहीं समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा जब बेसिक हम नहीं समझेंगे। ठीक, तो ये हो गया पूरा आपके मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ठीक, तो आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो देख के ऐसे ही चले मत जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन्हें ये सब बायोलॉजी समझने की ज़रूरत है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आती रहें, आपको अच्छे कंटेंट विद दी गुड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।